एक एक्स डीजी हैं, उनके हिसाब से ये नंबर 15 से 20 हज़ार बंदूकें हैं। इस केस में भी जैसे अरविंद भाई ने कहा कि अगर इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती तो और किसके लिए आप बैठे हो? इंटेल फेलियर हुआ या इंटेल पे काम नहीं किया गया, ये भी एक दूसरा है, क्योंकि एक्स होम सेक्रेटरी का इंटरव्यू है करण थापर के साथ, जिसमें वो बड़े क्लियरली कहते हैं कि इंटेलिजेंस कुछ तो थी, लेकिन आपको जैसे ही कहीं पे कुछ गड़बड़ी का पता चला आपको इमीडिएटली फोर्सेस डिप्लॉय करनी थी। वो अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होम सेक्रेटरी पर आती है, होम सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट पर आती है, होम मिनिस्टर पर आती है, चीफ मिनिस्टर पर, होम मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, और जितने भी चीफ सेक्रेटरी वहाँ बैठे हैं ये सब उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो कैसे आज भी बाहर खुले घूम रहे हैं। कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट क्योंकि काम ही नहीं कर रहा था, डेट ही नहीं लगा रहा था, मैंने एक प्रदर्शन के लिए आवाज़ दी और उसको मैंने इंडिया गेट पर कॉल दी। मेरे को डिटेन किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा कुछ घंटों के लिए, ताकि मैं वो प्रदर्शन ना कर सकूं और लोग उसमें आ ना सकें। जिन लोगों ने मुझे डिटेन किया उन्होंने मेरे से बाद में पूछा कि आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हो। मैंने कहा मणिपुर पे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा, डेट ही नहीं लगा रहा। उन्होंने जब चीज़ को समझा, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा अगर एक बंदूक भी आपके पुलिस थाने से, ये पुलिस थाना इंडिया गेट का, जिसको ये अब नया नाम इन्होंने उस रोड का नाम नया दिया है, कर्तव्य पथ, तो थाना कर्तव्य पथ, मैंने कहा अगर एक बंदूक यहाँ से कोई चुरा के ले जाए क्या होगा उसका? कहते हैं कि वो जेल में है हमेशा के लिए। और मणिपुर में कितनी बंदूकें, कितना असला, कितने बम हैंडओवर किए गए हैं। तो तब उन पुलिस वालों को भी रियलाइज हुआ कि जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, और ये तो दिल्ली के लिए भी खतरा है, ये हमारी पुलिस फोर्सेस के लिए भी खतरा है, और हूबहू यही हो रहा है। ये हमारी आर्म फोर्सेस के लिए भी खतरा है कि आर्म फोर्सेस, हमारे आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं। और सीआरपीएफ के अभी एक जवान की शहादत कुछ दिन पहले हुई है। एएसपी रैंक के एक ऑफिसर को मिलिशिया ने वहां पे किडनैप कर लिया। मणिपुर पुलिस कमांडोज ने अपने हथियार डाल दिए कि अगर हमारे पुलिस वाले एएसपी रैंक के पर्सनल की भी सिक्योरिटी नहीं है, हम काम ही नहीं करेंगे। तो आज देश को खतरा ये है कि अब सिर्फ सवाल ये है कि हमारी आर्मी के जवान कब हथियार डालेंगे। कि हमने इस देश को बचाने की एक सौगंध खाई थी, अपना जान हम न्यौछावर करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप खुद ही सामने वाले को हथियार दे दोगे, हमने इसके लिए देश को बचाने की कमान नहीं संभाली थी। हमारे आर्मी के जवान वहाँ मारे जा रहे हैं, हमारे पैरामिलिट्री के जवान वहाँ मारे जा रहे हैं। ये असला, ये भी रिपोर्ट्स है कि इंडिया से बाहर म्यांमार जा चुका है। वो म्यांमार से दुनिया में कहाँ कहाँ जा चुका है हमें ये भी नहीं पता। और दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ये आर्म्स एंड एमुनिशन टैक्स पेयर के पैसे से बना है, ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, ये मेड इन इंडिया अब ग्लोबली टेरराइज करने के लिए यूज हो सकता है, या ऑलरेडी हो भी रहा होगा, 1-1.25 साल हो गया है। और लास्ट ईयर आपको याद होगा, पार्लियामेंटेरियंस को तो ये क्रिमिनल लॉज बनाने के लिए टाइम पे सस्पेंड किया ही गया। 15 दिसंबर के पास महुआ मोइत्रा एमपी, उनको सस्पेंड किया गया था एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने। किस मुद्दे के लिए? थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो 15 दिसंबर को मैंने प्रहलाद जोशी, जो उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स और सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक चिट्ठी लिख के पूछा था कि अगर महुआ मोइत्रा को इस मुद्दे के लिए सस्पेंड किया जा सकता है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जिन्होंने मणिपुर का जो दिशा बनाई है और वहाँ पे जितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हुआ है कि इंडिपेंडेंस से लेके अब तक जितना पैसा, बिलियंस एंड लैक्स ऑफ करोड्स जो देश को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो सारा हफ्तों में ही बर्बाद हो गया। तो जिन लोगों ने वो किया है उनके ऊपर एक्शन कब होगा? उस लेटर को ऑनरेबल प्रेसिडेंट को भी भेजा और उनके यहाँ से मुझे ये रिप्लाई आया, और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेक्रेटरी होम अफेयर्स को ये लेटर भेजा कि ये जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन
प्रहलाद जोशी जी को भेजा है और प्रेसिडेंट को भेजा है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, बताया जाए। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुझे लेटर मिली थी 28 दिसंबर 2023 को, 28 दिसंबर 2023, और आज हम बैठे हैं 19 जुलाई 2024, कोई जवाब नहीं। ऐसी मैंने बहुत लेटर्स जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीबीआई, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, इन सबको भेजी और लगातार भेजी और भेजी कि आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर और ये क्यों एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं है। और इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में जब हम कहते हैं कि आप प्लीज़ हमारी पिटिशन को जल्दी लिस्ट कर लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री आपको झूठ बोलती है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड गाइडलाइंस के बारे में आपको झूठ बोलती है। और अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट सीजीआई को मैंने एक दोबारा लेटर जो है मैसेज भेजा है कि आप इस पिटिशन को क्यों नहीं लगा रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई जवाब नहीं आएगा। अगली डेट 2 अगस्त की है, वो फिर कंप्यूटर जनरेटेड चेंज हो जाएगी। इसलिए 2 कंप्लेंट्स जो हैं तिलक मार्ग थाने पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार्स और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ मैंने दाखिल करी हैं कि अगर आपके पास मणिपुर जैसे मुद्दे को सुनने का वक्त नहीं है तो आपके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल हों, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों ना हो। अगर इतना इनजस्टिस हो रहा है इस देश में कि 250 तकरीबन लोग मारे जा चुके हैं, 70,000 लोग डिस्प्लेस्ड हैं और एज रेफ्यूजीज रह रहे हैं, तो इस देश की अदालतों को मेरे ख्याल से शायद बंद कर देना चाहिए कि तब भी अगर आपके पास सुनने का वक्त नहीं है। It's a matter of misplaced priorities, as we call it. I mean, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम भी जो है वही प्रायोरिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। They are not accountable. Sorry to intervene, but I just wanted to say that. Absolutely, absolutely. और क्या एक सवाल देश की जनता से ये है, आप सभी के माध्यम से, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास इस मुद्दे को सुनने का वक्त नहीं है, तो क्या देश की जनता को एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए जो इस मुद्दे को डेली बेसिस पे सुने और जो होना चाहिए वो करने के लिए डायरेक्शंस दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त ही नहीं है। जिन्होंने जवाबदारी देनी है वो आपके इस कोर्ट में आएंगे ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि सर भाई एक तरफा ही चलेगा ये। तो देश की जनता को, जैसे एडवोकेट मलिक ने कहा, देश की जनता को आज डिसाइड करना है कि क्या होना चाहिए। आके उनको, आज मणिपुर है लेकिन मणिपुर से ऑलरेडी पूरा नॉर्थ ईस्ट डिस्टेबलाइज होने के कगार पे है, और ये कब नॉर्थ ईस्ट से पूरा देश बन जाएगा, ये आग कब आपके घर में पहुंचेगी, आपको समझ नहीं आएगा। जब किसानी बिल लाए गए तो लोगों को लगा ये तो सिर्फ किसानों से रिलेटेड है। एक अलग मुद्दा है कि किसान 60 से 70% इस देश की जनता को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन तब लोगों को समझ नहीं आया। आज ये जो नए बिल आ गए हैं जिसमें आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी नहीं है, ये पूरी देश की जनता के लिए आए हैं। तो अगर आप चुप रहेंगे, आप नहीं बोलेंगे, तो मणिपुर कब आपकी सोसाइटी में, आपके नेबरहुड में क्रिएट होगा, आप नहीं सोच सकते। दूसरे नेक्स्ट मुद्दे पर आते हैं और इस पे आपके जो सवाल होंगे वो ले लेंगे। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अरविंद केला जी से, जो नीट और नेट के जो कि एजुकेशनिस्ट का आज ये हाल है कि 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक स्कैम को हमने बस्ट किया, जिसमें एक बिलिंग स्कैम, मेडिकल बिलिंग स्कैम दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहा था। प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी स्टाफ, कॉलेज स्टाफ इन्फ्लेटेड बिल्स जो हैं वो सबमिट कर रहे हैं, और ये ऐसे लोग जिनको बहुत अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, कुछ की तो मेरे को जिनको पता है 1 लाख से ज़्यादा की महीने की तनख्वाह है, और वो इन्फ्लेटेड बिल्स, और यहाँ तक मेरे को बताया गया कि फॉल्स बिल्स, डॉक्टर्स के फॉल्स प्रिस्क्रिप्शंस लोगों ने प्रिंट करा रखे हैं, और उस पर वो अपना कुछ भी टाइप करके मेडिसिन डाल के और वो रीइंबर्समेंट के लिए कॉलेज में सबमिट कर रहे हैं। तो जिस देश में ऐसा काम होने लग जाए और उस स्कैम का इंफॉर्मेशन
ना केवल उस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेजा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक ऑफिशियल डेजिग्नेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रेसिडेंट की ऑफिशियल डेजिग्नेशन है, वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिशियल डेजिग्नेशन है, उन सबको भेजा। लेकिन फॉलो अप करते करते यूजीसी चेयरमैन को तक भेजा, यूजीसी चेयर किसी ने कोई काम नहीं किया। 2023 में एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का एक इवेंट था जिसमें बाई चांस यूजीसी के चेयरमैन आए हुए थे, यही जो अभी भी हैं, और उनसे मैंने तब उनको वो सवाल पूछा कि आपको ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ, तो और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लोगों ने भी उनसे कहा कि आप इसको रिजॉल्व कीजिए, तो उस बात को उन्होंने टरका दिया। तो जिस देश में अगर यूजीसी का चेयरमैन तक किसी स्कैम पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस देश में इवेंचुअली ये एग्जाम लीक होगा, क्योंकि आपकी मानसिकता की ये बात है। आप 10 रुपए की चोरी कर रहे हैं या कोई 10 लाख के रुपए पेपर जो है लीक कर रहा है, फर्क, वो कहते हैं जहर, थोड़ा भी जहर है, ज़्यादा भी जहर है। तो हम एक ऐसा देश बन गए हैं जहाँ पे स्कैम्स पे काम ही नहीं हो रहा। वी आर बिकमिंग अ स्कैम नेशन। और ये आप देखिए कि जिस इंसान ने आपका इलाज करना है, कहते हैं लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, 3 लोगों की आप अगर आपके पास हो, आप हेल्दी और वेल्दी रहेंगे। वो 3 लोग कौन हैं? एक लॉयर, जेन्युइन गुड लॉयर, सेकंड गुड अकाउंटेंट, थर्ड विच इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ गुड डॉक्टर। लेकिन अगर आज आपने अपना एजुकेशन भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया और डॉक्टर्स जो आ रहे हैं सिस्टम में, अगर वो भी कॉम्प्रोमाइज आ रहे हैं, तो ये विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ योर रिलीजन आपका इलाज वही करेगा, क्योंकि उसकी नॉलेज उतनी है, उसको नहीं पता कि आप सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, आप सभी इक्वली जो है इम्पैक्टेड होंगे। इमीडिएटली नेक्स्ट मुद्दा जो है इररेगुलरिटीज इन यूपीएससी पे आते हैं, क्योंकि अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात है। तो इररेगुलरिटीज इन यूपीएससी, खासकर अभी ये जो पूजा खेटकर केस हुआ है पुणे में, आप देखिए कि किस लेवल तक ये दोबारा एक सिस्टेमिक रॉट की बात करता है कि इनन्यूमरेबल उन्होंने फॉल्स सर्टिफिकेट्स और एफिडेविट्स दिए, एंड हमारा सिस्टम क्या कहीं पे भी चेक नहीं करता। एक आईएएस ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होना है, मेरे को खुद पता है कि अगर हाई कोर्ट में किसी जज को अपॉइंट होना है तो उनका कितना बैकग्राउंड चेक और इंटेलिजेंस चेक सब कुछ होता है, लेकिन क्या एक आईएएस ऑफिसर, जो गिनती के आप आईएएस ऑफिसर्स हर साल रिक्रूट करते हैं, क्या आप उनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं आप वो भी चेक नहीं करते? क्या ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपके अपने रूल्स हैं जिसमें कि अगर किसी ने कोई एक आईसाइट का कहा है कि मेरी आईसाइट विजन ठीक नहीं है, और उसका रूल है कि एम्स में ही आके आपको चेकअप कराना है, तो कैसे पूजा खेटकर एक सर्टिफिकेट प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से दे पाती हैं और वो एक्सेप्ट हो जाता है? और ये एक इकलौता केस नहीं है। मैं तो इनफैक्ट बहुत धन्यवादी हूँ पूजा खेटकर का कि वो इस लेवल तक करप्शन को ले गई कि आज ये बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं। तो कितने ही और लोग जो हैं अब और केसेस निकल के आ रहे हैं कि जिन्होंने फॉल्स डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, फॉल्स लो इनकम कैटेगरी सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, और आपको ये एक सिस्टेमिक रॉट और स्कैम यूपीएससी का आपको समझ आता है। क्यों ऐसे ऑफिसर्स को इमीडिएटली ना केवल फायर किया जाता है बट उन पे क्रिमिनल एक्शन लिया जाता है? अगर आप में से जो भी इसको देख रहे हैं, आप में से कोई भी अगर एक गलत काम करता है, इमीडिएटली पुलिस आप पे एक्शन लेती है, लेकिन ये आईएएस ऑफिसर्स, क्यों इनको एक मेयर पनिशमेंट पोस्टिंग दी जाती है? ये पनिशमेंट पोस्टिंग क्या होती है? She is being called back to the academy. और वो भी क्या एक आई वॉश है कि आपने एकेडमी में वापस बुला लिया, किस लिए? A person who doesn't even qualify to be an IAS is filing false certificates and affidavits. वो why has that person not been arrested? होम की पोजीशन रखते हैं, completely rules को bypass करके काम कर रहे हैं।
एक केस फाइल किया जाता है जिसमें ऑर्डर्स पास किए जाते हैं जिसमें ब्लेटेंट लाइज हैं, और अगर कभी भी एक केस फाइल होता है तो उसमें सबसे पहला काम पिटिशनर और कोर्ट का होता है कि ऑपोजिट साइड को आपने केस की कॉपी देनी है. विदाउट प्रोवाइडिंग अ कॉपी ऑफ द केस एंड डिस्पाइट पिटिशनर आस्किंग मल्टीपल टाइम्स फॉर कॉपी ऑफ द केस, ये लोग ऑर्डर्स पास कर रहे हैं टू हार्म द पिटिशनर. और इसलिए एक इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट हमने दायर करी है विच वाज सेंट टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली अंडर न्यूमरस सेक्शंस ऑफ आईपीसी. एक विजिलेंस इंक्वायरी बाय द जॉइंट कमिश्नर विजिलेंस इज ऑनगोइंग अगेंस्ट अंकिता आनंद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंझावला, अगेंस्ट हर स्टाफ, अगेंस्ट एम बरनी हु इज एसडीएम सरस्वती विहार, against Premchand who is Tehsildar Saraswati Vihar and his staff, against Divisional Commissioner Delhi which is Ashwini Kumar, and various other people who are IPS officers and even the Commissioner of Delhi Police Sanjay Arora. हालत हमारे जुडिशरी की ये होगी कि आप वहाँ जाके बोलिए कि किसी के खिलाफ attempt to murder हुआ है, they are not even willing to take cognizance and put it on the record. एंड अगर नेशनल कैपिटल ऑफ द कंट्री में ये हाल है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बाकी देश में किस तरीके के हालात हैं. हमारे यहाँ पे हालात ये हैं कि अगर कोई पीड़िता पुलिस थाने या चौकी जाती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, ऐसे भी केसेस इमर्ज हुए हैं कि वो पुलिस वाले दोबारा उसके साथ बलात्कार करते हैं. क्वेश्चन आंसर पे ले आते हैं. तो लास्ट एक जुडिशरी का हम देख लें कि कैसे जुडिशरी हर चीज़ को डिले कर रही है. इंपॉर्टेंट मैटर्स हमने देखा मणिपुर में क्या हो रहा है. आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स का देखिए, मणिपुर में तो 7-8 महीने का डिले कर रहे हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 7 साल के डिले के बाद वर्डिक्ट आता है. और वो 7 साल का डिले हमारी डेमोक्रेसी को कैसे डैमेज किया कि 18,000 करोड़ इलिसिट मनी, क्वेश्चनेबल मनी हमारे इलेक्शन सिस्टम में आया, जो कि पार्टीज़ ने अपने प्रमोशन के लिए यूज़ किया और इस आम चुनाव में यूज़ किया. अगर आपने चलिए 7 साल बाद वर्डिक्ट दिया तो इमीडिएटली क्या आपका काम ये नहीं था कि उस मनी को भी आप इमीडिएटली जब्त करते? जिन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बनाई उनको पनिश किया जाता, जिन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बेसिस पे पैसे लिए उनको पनिश किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. ईवीएम के मुद्दे पर हमने देखा किस तरीके से लास्ट मिनट तक, इलेक्शन से पहले तक उस पिटिशन को लगाया ही नहीं गया, और जब वो लगाया भी गया तो किस तरीके से और क्या सुनवाई हुई. हमारे जुडिशरी को अगर इतना भी नहीं पता कि फ्लैश ड्राइव कैसे काम करती है और वो आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं, पास कर रहे हैं कि ईवीएम इज सिक्योर और इसमें हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो जवाब कैसे आएगा. आज के डेट में ईवीएम्स मैक्सिमम कंट्रीज़ में बैंड हैं, जिन्होंने बनाई ईवीएम वहाँ भी बैंड है, लेकिन जुडिशरी ने फैसिलिटेट किया कि ईवीएम से दोबारा चुनाव हो. उसके जो चुनाव के नतीजे हैं उसमें भी फ़र्क पता चल गया. एक पिटिशन हमने डाली कि कैसे ईवीएम इलेक्शन के मूल आधार को ही जो है वो डिफीट करती है, जो कि आपकी सीक्रेसी ऑफ वोट है. अगर आपकी सीक्रेसी ऑफ वोट कॉम्प्रोमाइज्ड है तो कैसे हम ईवीएम पे चुनाव करा रहे हैं. लेकिन उस पिटिशन को भी इमीडिएटली डिसमिस किया गया. रिव्यू फाइल करी तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री रूल्स के बारे में हमारे को झूठ बोलती है. अगेन एंड अगेन वी आर लाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन of the Supreme Court of India by people who are hired by the people of India to work for people of India. So we filed another criminal complaint against the Supreme Court registrars and staff, saying that you are lying to us about the rules and mandates and guidelines of the Supreme Court of India.